नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और आप सभी का एग्जाम गुरुजी में 6 फरवरी में स्वागत करता हूं। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की पहले प्रश्न के साथ। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून पे क्या किया है, बदलाव करने की सिफारिश की गई। तो ये जो सिफारिश की गई है किसके द्वारा की गई है, तो देखिए ये जो सिफारिश की गई है ये विधि आयोग के द्वारा की गई है। और इसके बारे में हमें थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी यहाँ पे आपको देंगे, लेकिन आपको इसको क्या करना है, क्योंकि ये मेंस के पर्सपेक्टिव से भी आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। मुख्य परीक्षा में भी इससे जुड़े हुए प्रश्न आ सकते हैं, कई प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना है। ये आपके ऐसे के टॉपिक में भी आपको ये मिल सकता है। तो पहली बात तो ये है कि जो विधि आयोग है ये 22वां विधि आयोग है। इन्होंने अभी 2 फरवरी को अपनी जो रिपोर्ट है उसके कुछ हिस्से इन्होंने दिए हैं। रिपोर्ट के अलग अलग क्या होती है कि ये पूरी की पूरी रिपोर्ट ये एक साथ नहीं देते, अलग अलग क्या होते हैं, ये बिंदुवार एक तरह से कई फाइल देते हैं, डॉक्यूमेंट्स देते हैं। तो अभी जो इन्होंने रिपोर्ट सौंपी है वो 284 नंबर रिपोर्ट है। तो ये पूरा क्रम बाई क्रम ये देते हैं अपना। तो इसमें इन्होंने जो फोकस किया है कि जो सार्वजनिक संपत्ति होती है, यानी हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, इसको जो ये नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसमें बदलाव के लिए इन्होंने सिफारिश करी है। और जो मेन पॉइंट्स है इसके, इन्होंने ये कहा है कि जो सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की रोकथाम पर कानून की समीक्षा, इस नाम से इन्होंने ये रिपोर्ट अपनी सौंपी है सरकार को कि आप इस पर एक प्रॉपर कानून बनाइए, वो ज़रूरी है। और इसकी गंभीरता को इन्होंने समझाया है। कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ जो आंदोलन होते हैं उसमें राइट्स हो जाते हैं, ठीक है, और राइट्स में सबसे ज़्यादा जो संपत्ति को नुकसान पहुंचता है वो किसकी संपत्ति को पहुंचता है, सार्वजनिक संपत्ति को, जो हम सबकी प्रॉपर्टी होती है। नीति निर्देशक तत्व आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको बाकायदे लिखा हुआ मिलता है कि देश की जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी हमें क्या करनी चाहिए, उसका रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये बात ये उठती है कि अब आंदोलन किसी और कारण से होते हैं, किसी और कारण से क्या हो जाता है कि वहाँ पर आपस में तनाव होता है और जो संपत्तियां होती है उसको क्या किया जाता है, नुकसान पहुंचा दिया जाता है। अब वो संपत्ति की जो भी प्रॉपर्टी गई, पब्लिक प्रॉपर्टी, तो उसको जब वापस से रिस्टोर किया जाएगा, उसको डेवलप किया जाएगा, तो उसमें पैसा तो हमारा आपका ही लगना है, किसी दूसरे व्यक्ति का लगना नहीं है, किसी दूसरे देश का नहीं लगना है। तो कई राज्यों ने क्या किया था, विशेषकर अभी हाल ही में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश राज्य ने और मध्य प्रदेश है, ऐसे कई राज्य हैं, दिल्ली में भी, जो आंदोलन के दौरान जब ये दंगे हुए या उस टाइम पे आंदोलन जो हुए उग्र हो गए, तो उनमें जब नुकसान पहुंचाया गया, जो डायरेक्ट नुकसान एक तरह से हुआ, तो उसकी वसूली जो कुछ लोगों को चिन्हित करके क्या किया गया, उनकी वसूली की गई। तो वहां से एक देश में एक तरह से देखिए, कोई भी कानून बनता है, जो संसद हमारी सर्वोच्च संस्था है कानून बनाने की, वो देश का मूड देखती है कि आवश्यकता क्या है, उसके हिसाब से कानून बनाती है। हमारी आपकी क्या होती है, एक मंशा तैयार होती है, फिर वो उसको समझते हैं जो हमारे नेता होते हैं, फिर वो जा करके उस पर चर्चा करते हैं और उसको कानून में ढाला जाता है, हमारी ज़रूरतों के हिसाब से वो कानून बनाते हैं। इसीलिए देश की जो सर्वोच्च संस्था होती है कानून बनाने की, वो संसद होती है, क्योंकि कानून कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारी आवश्यकताओं के अनुसार बनाए जाते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी इसको डिमोलाइज किया गया, इसको वापस से जब डेवलप किया जाएगा तो स्वाभाविक रूप से उसमें सरकार का पैसा लगेगा। और सरकार का जो पैसा होता है वो सरकार की किसी नेता की जेब से तो लगता नहीं है, न किसी अधिकारी की जेब से लगता है। हम सभी के जो टैक्स हम लोग भरते हैं, चाहे वो जीएसटी हो या कोई भी अन्य टैक्स हैं, तो वो जब हम भरते हैं तो उस टैक्स से सरकार क्या करती है, पूंजी का निर्माण करती है ना, पूंजी पे निवेश करती है, तो डेवलपमेंट करती है अलग अलग माध्यम से। तो वो पैसा तो हमारा आपका ही लग रहा है। तो इसके लिए इन्होंने क्या दिया है, सुझाव दिया है। और ये धीरे धीरे चीज़ें क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। तो अब उन्होंने जो अपनी 284 नंबर की रिपोर्ट दी है, इन्होंने इसमें स्पष्ट कहा है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान जो पहुंचाते हैं उनके द्वारा किए गए जो भी नुकसान है उसके बराबर की धनराशि वसूलने के बाद ही जमानत मिलनी चाहिए। यानी जब तक वो धनराशि सरकार को, जो संपत्ति आपने नुकसान किया है, चिन्हित की गई है, उसका एक प्रॉपर सर्वे होना चाहिए, उसके बाद आपसे क्या होनी चाहिए, जब तक वसूली नहीं हो जाए, यानी एक जब तक गैर जमानती रहना चाहिए, जब तक वो पैसा वसूल ना किया। क्योंकि इस पर पहले कानून नहीं बना था। उत्तर प्रदेश ने क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने जब उनके यहाँ एक दंगा हुआ था तो उन्होंने बहुत सारे लोगों की फोटो लगा दी थी। तो हाई कोर्ट ने ये बोला था कि क्या आपके पास ऐसा कोई कानून है जिस पे ये लिखा है कि आप इनकी जो तस्वीरें पूरे चौराहे पे लगा रहे हो और इनसे प्रॉपर्टी का जो पैसा वसूल रहे हो, तो क्या इस देश में ऐसा कानून है? यदि कानून नहीं है तो क्या हो, उनको जमानत दे दी जाए। तो इसी आधार पे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट थी उसने क्या किया था कि जमानत लोगों को दे दी थी, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश के पास ऐसा कोई कानून नहीं था। तो उन्होंने क्या किया
कि उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में जा करके, और जब तक मैं सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया उन्होंने स्पीड में कानून बना करके वहाँ पे ले जाके रख दिया कि हमने ये कानून बनाया है, और उसके आधार पर उन्होंने क्या किया, वसूली करी। तब से वहाँ पे दंगों में काफ़ी कमी हुई। ठीक उसी क्रम पे चलते हुए मध्य प्रदेश शासन ने भी ऐसे ही कुछ बदलाव किए कि आप यदि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हो तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा, आपसे वसूली की जाएगी। तो अब क्या हुआ कि अब इसी चीज को अब पूरे देश पे लागू करने के उद्देश्य से जो हमारा विधि आयोग है उन्होंने रिकमेंड किया है, तो अब सरकार आगे उस पर क्या करती है ये देखा जाएगा। हालांकि ये मुद्दा पहली बार नहीं है, इसके पहले भी 1984 में जो सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम है, इसके पहले भी संसद में कई बार इसकी चर्चा की जा चुकी है, जो अलग अलग माध्यम से की गई है। अब अलग कानून बनाकर जो भारतीय हमारी दंड संहिता है, जिसका नाम अब बदल दिया गया 1860, इसमें संशोधन किया जाएगा और नव अधिनियमित भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 में इसको संशोधन करने के लिए इन्होंने रिकमेंड किया है। अब इसके अलावा आपको एक बात याद होगी कि हमारे यहाँ कृषि कानूनों को लेकर के काफी लंबे समय तक हाईवेज को क्या किया गया था, उसको रोका गया था, नाकेबंदी करी गई थी, और ये जानबूझ करके किया गया था। ठीक है, मांग करना हमारा अधिकार है, लेकिन उसकी वजह से जो अन्य लोगों को परेशानी हो रही थी, जो विशेषकर दिल्ली के रहने वाले, उन्हें पता है कि जिस रूट पे वो बैठे थे वहां से पूरा का पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट हो गया था। अब वो जानते थे कि इसका नुकसान क्या है, आम जनता को परेशानी होगी, तो सरकार दबाव में आकर के हमारी बात सुनेगी। जब ऐसा कार्य किया जाता है, मतलब चौराहों पे नाकाबंदी करना, चौराहों पे ट्रैफिक को रोकना, इन सब चीज़ों को करने के कारण, जैसे अभी ट्रक वाले हड़ताल किए थे, उन्होंने सारी चीज़ें क्या कर दी थी, हाईवेज रोक दिए थे, तो उसका नुकसान क्या होता है कि आम जनता परेशान होती है। जब आम जनता परेशान होती है तो स्वाभाविक रूप से वो सरकार को क्या करेगी, गालियां देगी, सरकार को आलोचना करेगी, सरकार की उसके प्रति मन में उसके अलग भाव आएंगे। कानून के बारे में या किस चीज़ का विरोध हो रहा उसको वो नहीं जल्दी समझ पाते, लेकिन क्या हो जाता है, लोगों का रिएक्शन अलग तरह से होता है। सरकार क्या हो जाएगी, वहाँ पे दबाव में आ जाएगी। दबाव में आने के बाद सर क्या करेगी, इनके दबाव में आके जल्दबाजी में क्या करेगी, उनकी बातें सुनेगी। अब उसका देखिए ऐसा होता है, कई बार ये अच्छे के लिए भी होता है, कई बार इसके नुकसान भी होते हैं। अब कृषि कानून जो आए थे उसको हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि ये कानून गलत थे, क्योंकि उसका जो विरोध हो रहा था वो विशेषकर कुछ राज्यों में ज़्यादा हो रहा था। उसका प्रभाव पूरे, यदि ये कहा जाए ओवरऑल पूरी कंट्री में था तो नहीं था। तो उनकी बातों को सुनना सरकार का दायित्व था कि आपको उनकी बातें सुननी चाहिए, उनको क्या समस्याएं जा रही, उनके हिसाब से आपको फैसले लेने चाहिए। तो यहाँ पर यह होता है कि कई बार इसका जो नुकसान होता है वो उन लोगों को ज़्यादा भुगतना पड़ता है जो कि उससे डायरेक्ट नहीं जुड़े होते। अब वो कृषि कानूनों के कारण जो पूरा हाईवेज जाम करके रखे गए, उससे वहाँ की जो लोकल पब्लिक थी दिल्ली की, उसको बहुत प्रॉब्लम गई। तो अब उन्होंने ये इस पे रिकमेंड किया है कि ये जो नाकेबंदी की जाती है या जो हड़ताल होती है, इसके कारण जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान होता है, लोगों को परेशानी होती है, उसको भी दंडनीय अपराध बनाया जाना चाहिए और उस पर दंड दिया जाना चाहिए। ऐसे संगठन के जो पदाधिकारी होते हैं, क्योंकि सभी ये जो विरोध होते हैं इसकी जिम्मेदारी पहले ली जाती है, थाने में सूचना दी जाती है बाकायदे कि हम इस दिन क्या करने वाले हैं, हड़ताल करने वाले हैं, यह सब चीज़ें करने वाले हैं, तो उसको भी दोषी मान करके दंडनीय अपराध दिया जाना चाहिए। कहा गया है कि 2007 में भी सुप्रीम कोर्ट ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान संपत्ति के विनाश का स्वतः संज्ञान लिया था और मामले के लिए 2 समितियों का गठन किया था और निर्देश दिया था कि आप ऐसा कार्य करो, ऐसा कानून बनाओ ताकि इसमें लोगों को समस्याएं ना हो। हालांकि आयोग ने जब ये रिपोर्ट अपनी दी और उन्होंने ये रिकमेंड किया, तो उसके साथ साथ उन्होंने कई ऐसे दंगे हैं जिनको इन्होंने अभी हाल फिलहाल के जो नुकसान हुए हैं उनको उन्होंने बाकायदे आधार लिया और मेंशन किया है। एक तो ये मुजफ्फरनगर जाट आरक्षण, पाटीदार आरक्षण, भीमा कोरेगांव घटना मुंबई में हुई थी, सीए का विरोध आंदोलन दिल्ली में हुआ था, उस समय भी वो सरिता विहार का एरिया पूरा ब्लॉक कर दिया गया था, कृषि कानून के दौरान भी ये हुआ था। फिर ये एक काफ़ी विवादित मुद्दा था, फिर मणिपुर में जो झड़प अभी हुई है उसमें। तो इन सब आंदोलनों को उन्होंने क्या किया, पूरा संज्ञान लिया, इसका एनालिसिस किया कि इससे नुकसान कितना हुआ और प्रभाव क्या था। इसके अलावा मोटी मोटी बात यदि आप बात करो तो जो आयोग ने सौंपी है तो उसमें आपराधिक मानहानि के अपराध को बरकरार रखने की सिफारिश की है कि ये जो आपराधिक मानहानि होती है इसको बरकरार रखा जाए। साथ ही में व्यक्तियों को दुर्भावनापूर्ण जो असत्य से बचाने के लिए जो खुले भाषण को उसको संतुलित करने की आवश्यकता है। कई बार क्या होता है, दुर्भावनापूर्ण से गलत भाषणबाजी कर दी जाती है जिससे उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को भी क्या होता है,
उसकी क्षति पहुंचती है, तो उसको रोकने के लिए भी बाकायदे इन्होंने बनाया है। 2017 में कानूनी मंत्रालय द्वारा जो कानूनी पैनल था उसको इसने भेजा था कि ये जो दुर्भावनापूर्ण असत्य बातें बोली जाती, विशेषकर चुनावों के समय में या बाकी टाइम पे बहुत एक र्यूमर्स फैलाए जाते हैं एक दूसरे के प्रति, और वो उनका ज़मीन से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन हमारा जो, क्योंकि ये जो टाइम है सोशल मीडिया का है, चीज़ें सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी से क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। तब तक आप उसका खंडन कर पाओगे, फैक्ट चेक कर पाओगे, तब तक वो अपना काम कर चुकी होती है। तो 2017 में कानून मंत्रालय को एक पैनल को भेजा भी गया था, और इस पैनल में सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में इस फैसले को सही ठहराया था, और साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि के अपराध की संवैधानिकता को बरकरार रखा था। आपसे इस बार पेपर भी आया था, ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं कि किसके बनाम में भारत संघ में क्या हुआ था फैसला, तो ये आपराधिक मानहानि से जुड़ा हुआ था, और इसकी संवैधानिकता को सरकार क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था, क्योंकि अनुच्छेद जो 19(2) है, इसके तहत हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम अपना भाषण दे सकते हैं, लेकिन युक्त प्रतिबंधों के साथ हैं। यानी आप भाषण देने को, आपको बोलने की सब चीज़ों की आज़ादी है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जिम्मेदारियां भी हैं कि आपको ऐसे कार्य नहीं करने हैं जिसके कारण ये सब चीज़ें हों जो पीछे हमने आपको बताई। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता ने अपराध के लिए सजा को सामुदायिक सेवा बनाकर पीड़ितों के हितों की रक्षा करी है, और वैकल्पिक सजा देकर जो दुरुपयोग होता है इसकी गुंजाइशों को क्या किया है, कम कर दिया है। 22वें विधि आयोग की बात करी जाए तो जो 22वां विधि आयोग है 24 फरवरी 2020 को अधिसूचित किया गया था, 20 फरवरी 2023 को समाप्त होना था। 22 फरवरी 2023 को इसका कार्यकाल बढ़ा करके 31 अगस्त 2024 कर दिया गया है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायाधीश है ऋतुराज अवस्थी हैं। आगे की तरफ बढ़े और बात करें विधि आयोग की, तो यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। भारत सरकार द्वारा ये गठित किया जाता है, इसलिए गठित किया जाता है। ये सभी निकाय जो होते हैं, ये वित्त आयोग हो गया, विधि आयोग हो गया, ये सभी लोग क्या करते हैं कि सरकार को गाइड करते हैं और पूरा एक एनालिसिस करते हैं, और इसमें ज़्यादातर कानून से जुड़े हुए विधि विशेषज्ञ होते हैं। तो ये लोग सरकार को बताते हैं कि कानूनों में क्या बदलाव होना चाहिए, वर्तमान आवश्यकता हमारी क्या है, इन सब चीज़ों को लेकर के इसमें रिकमेंडेशन होती हैं। पहले विधि आयोग का गठन 1955 में किया गया था, 3 साल अवधि के लिए था, और ये एक तरह से सरकार का जो कानून और न्याय का सलाहकार के रूप में कार्य करता है, समीक्षा करता है वर्तमान कानूनों की, और जो नए कानून की आवश्यकता होती है उनके बारे में सरकार को बाकायदे गाइड करता है। और इसमें यदि बात करी जाए तो एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, एक सदस्य सचिव, 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। अंशकालिक सदस्यों की संख्या 5 से अधिक नहीं हो सकती। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होने चाहिए, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही इस आयोग का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। बढ़ते आगे की तरफ प्रश्न क्रमांक 2 में कि फरवरी 2024 में सुर्खियों में रहा INS संधायक क्या है, तो ये एक सर्वे पोत है, अभी हाल ही में नौसेना में सम्मिलित किया गया। ये देश का पहला सर्वेक्षण जहाज है जो सर्वे करेगा। इसकी आवश्यकता काफ़ी समय से हमारे यहाँ का जो क्या कहते हैं नौसेना विभाग था उसको था, और देश का पहला सबसे बड़ा सर्वे पोत INS संधायक यार्ड 3025 3 फरवरी को अभी इसको औपचारिक रूप से नौसेना का जो डाकयार्ड है उसको सौंप दिया गया है विशाखापट्टनम में। जो हमारे देश के रक्षा मंत्री वर्तमान में श्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसको शामिल किया गया है। और इसकी वजह से क्या होगा कि एक तो हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो ही रहे हैं, और इसमें क्या होगा कि समुद्री आंकड़ों का विश्लेषण करने में इनको एक तरह से सहायता मिलेगी, और हमारी जो नौसेना है वो मजबूत होगी। और इसकी पृष्ठभूमि काफ़ी पहले रखी गई थी, और आधारशिला 12 मार्च 2019 को, और जहाज 5 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था जो INS संधायक है, और इसके अलग अलग बन रहे हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 की। फरवरी 2024 में भारतीय खेल पत्रकार महासंघ के द्वारा दिल्ली खेल पत्रकार संघ ने मिल करके एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। किसे दिया है, तो ये दिया है PT ऊषा को। PT ऊषा लगातार चर्चा में रहती हैं, और अभी इन्हें क्या है कि ये हमारे देश की वर्तमान नायिका हैं ही, साथ में ओलंपिक संघ जो है भारतीय ओलंपिक संघ IOA है उसकी अध्यक्षा हैं। और बात करी जाए इन्होंने 103 अंतर्राष्ट्रीय पदक तो जीते हैं, एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक जीते हैं। 1984 में लॉस एंजलिस में कैलिफोर्निया में संयुक्त राज्य अमेरिका में ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे, तो वहाँ पे 100वें हिस्से में कांस्य पदक जीतने से चूक गई थी। और बात करी जाए IOA की यानी भारतीय ओलंपिक संघ की, तो 1927 में इसकी
इसकी स्थापना हुई थी। हमारे यहाँ एक तरह का ये शासी निकाय है और खेल मंत्रालय के द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये हमारे जितने भी खेल प्रशासन होते हैं, एथलीट होते हैं, उन सभी को ध्यान में रख के उनके लिए कार्य करता है और साथ में हमारे ओलंपिक के जो खिलाड़ी सेलेक्ट होते हैं उनमें इसकी बड़ी भूमिका रहती है। अगले प्रश्न की तरफ बड़े बात करें, कलरीपयट्टू एक प्रकार का है। तो जो कलरीपयट्टू है ये एक प्रकार का मार्शल आर्ट है, भारत का बहुत ही पुरातन समय का मार्शल आर्ट है। और हरियाणा में क्या हुआ है कि चल रहे हैं इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो वहाँ पर इन्होंने अच्छा प्रदर्शन करते हुए क्या किया है कि एक मतलब केरल के बाद दूसरा स्थान हासिल किया। केरल इस पे पहले स्थान पे था। कलरीपयट्टू का मतलब होता है युद्ध का मैदान, व्यायामशाला, और इसमें कलारी एक विधि होती, कलापयट होता, ठीक है। इसे कलारी के नाम से भी जाना जाता है। एक प्रकार का ये मार्शल आर्ट है। 3वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो केरला में हुई थी। तो अब केरला और तमिलनाडु में ये खेल का भी एक हिस्सा है, वहाँ की संस्कृति से भी जुड़ चुका है। तो हरियाणा में अब ये सम्मिलित हुआ। हरियाणा खेलों के मामले में बहुत आगे है। तो अब साथ में क्या हुआ है, क्योंकि इसका जो इतिहास है लगभग 3000 वर्ष से पुराना है और हमारे यहाँ का प्राचीन इतिहास से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या है कि धीरे धीरे बढ़ावा दिया जा रहा है। और जब ये खेला जाता है तो यहाँ पे आपको चित्र में दिख रहा होगा, तलवार भी लिए हुए हैं, ढाल भी लिए हुए हैं। तो इसमें क्या होता है, लाठी हो गया, लाठी का भी इस्तेमाल किया जाता है, लठ का, खंजर, चाकू, तलवार, भाले, इन सब चीज़ों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्योंकि हमारे संस्कृत से जुड़ा हुआ है और भारतीय संस्कृति और सभ्यता ये आपके प्री के टॉपिक में है, तो ऐसे जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इनको हाईलाइट करके रख लेना है। इसीलिए ये प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं, डेली डेली ये बात आपको नहीं बतानी पड़े। सुमंग लीला किस राज्य के रंगमंच का एक पारंपरिक रूप है? तो ये जो है मणिपुर का एक रंगमंच का पारंपरिक रूप है। अभी हाल ही में आयोजित किया गया था मणिपुर में। और ये जो मैतेई समुदाय है इसके द्वारा इसका जो एक त्यौहार है लाई हरोबा, इसकी जो उत्पत्ति हुई है ये वहाँ से हुई है। इसमें जो कलाकार होते हैं इनकी जो भूमिका होती है पुरुषों द्वारा निभाई जाती है, जिसको नुपी सभी कहते हैं। और विशेषकर जो महिला थिएटर समूह है वो इसमें पुरुषों की भूमिकाएं महिलाओं द्वारा निभाई जाती हैं। और ये सहिष्णुता, न्याय, मानवतावाद, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। अभी 17वां आयोजित किया गया तो सुमंग लीला फेस्टिवल, तो मणिपुर का है, इसको ध्यान में रखना है। बढ़ते हम लोग मध्य प्रदेश की तरफ। विक्रमोत्सव 2024 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा? तो ये उज्जैन में किया जाएगा और इसके तिथि की घोषणा हुई है। मुख्यमंत्री का गृह नगर है। तो इसकी जो शुरुआत होगी इसमें अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी से जुड़ा हुआ विक्रम व्यापार मेला भी होगा और साथ में शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम भी किया जाएगा और जिसमें पौराणिक फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होगा। और व्यापार जो मेला वहाँ पे आयोजित किया जाएगा वो नगर निगम उज्जैन द्वारा किया जाएगा। तो ये खबरों में बना रहेगा क्योंकि इसमें इन्वेस्टर समिट भी आयोजित की जाने वाली है। अगला प्रश्न है, कंफ्यूजिंग प्रश्न आपके लिए पेपर में दिया गया तो करने वाला होगा, विक्रमादित्य सैनिक स्कूल का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्यान में रखना है कि ये निर्माण जो किया जा रहा है ये विद्या भारती के द्वारा किया जा रहा है, ना ही किसी केंद्रीय संस्थान के द्वारा, ना ही राज्य के किसी संस्थान के द्वारा। तो अभी क्या हुआ, पहले इसके जो स्कूल है वो खोला गया बुधनी में। पूर्व मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है उनके जिले में खोला गया है, वहाँ पे गांव है, वहाँ पे विद्या भारती मध्य प्रांत द्वारा ये स्कूल खोला गया, सम्राट विक्रमादित्य सैनिक स्कूल। इसका इनॉग्रेशन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा किया गया सीहोर जिले में। और यहाँ पर सभी प्रकार की जो वर्तमान आवश्यक सुविधाएं होंगी स्कूल के लिए वो उपलब्ध रहेंगी। साथ में एक तरह से नवीनता यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये ध्यान में रखना है कि जो विक्रमादित्य सैनिक स्कूल की जब बात होगी तो आपको विद्या भारती का नाम ध्यान में रखना है। 8वें प्रश्न की तरफ बढ़े, बात करें तो प्रदेश में कितने सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे? तो प्रदेश में जो सीएम राइज खोले जाने वाले हैं वो 9200 स्कूल खोले जाएंगे। ये अगले 10 वर्षों का पूरा 10 वर्षीय प्रोग्राम है। वर्तमान में 275 सीएम राइज स्कूल खोले जा चुके हैं। सरकार का टारगेट है कि हम 10 वर्षों में यहाँ तक पहुँचेंगे। सीएम राइज पूरी तरह से डिजिटलाइज और जो नई हमारी एजुकेशन पॉलिसी नेप 2020 है उसके अकॉर्डिंग तैयार किए जा रहे हैं। वहाँ पर जो सरकारी स्कूलों में सुविधाओं की कमी थी उनको वहाँ पर पूरा किया जा रहा है। वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं जो कि एक प्राइवेट स्कूल जो एक अच्छे स्कूल में होती हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल में भी उसके लिए अलग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार के द्वारा 269 सीएम राइज स्कूलों को दे दिया गया है। और आगे की तरफ बढ़े, वित्त विभाग ने तो 9500 स्कूलों को मंजूरी दी है, लेकिन अभी सरकार का टारगेट 9200 है। हाल ही में किस जिले में इको टूरिज्म एंड एडवेंचर पार्क बनाए जाने का प्रस्ताव दिया गया है? तो ये दिया गया इंदौर में।
और यहाँ पर जो राला मंडल अभ्यारण्य है इंदौर के पास ही है, यहीं से जुड़ा हुआ एक इको टूरिज्म एडवेंचर पार्क भी साथ साथ दोनों ये बनाए जाएंगे। इसको लेकर के वन विभाग को वो दिया गया है। हमारे यहाँ के जो जल संसाधन मंत्री हैं तुलसीराम सिलावट, उन्होंने सौंपा है और लगभग 290 हेक्टेयर में बटरफ्लाई पार्क, ट्रैकिंग एडवेंचर जोन, ये सब चीज़ें वहाँ पर बनाई जाएंगी। अलग अलग लागत होगी, तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लागत लगेगी। राला मंडल की बात करें 275 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ, इंदौर से लगा हुआ है। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट है, वन पर्यावरण मंत्री श्री नागर सिंह चौहान है। आज के आखिरी प्रश्न 10वें प्रश्न की, अनुभूति कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रदेश में किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है वन विभाग के द्वारा। अनुभूति कराई जाती है किसको? जो हमारे यहाँ कक्षा 5वीं से लेकर के 11वीं तक के छात्र छात्राएं होते हैं, उनको पर्यावरण में ले जा करके उनको उससे जोड़ा जाता है, उनको अनुभूति कराई जाती है। उद्देश्य सरकार का ये है कि आप वहाँ पर जब समय बिताएं तो वन और वन्य प्राणी और पर्यावरण संरक्षण जो है उसके प्रति संवेदनशील हों, आप उसको अनुभूत करें कि उनका जीवन कैसा होता है, ताकि आप उनको क्या कर सकें, उनकी रक्षा कर सकें। तो अभी हाल ही में इसका बाकायदे ये अकेले वन विभाग के द्वारा नहीं कराया जाता, साथ में जो मध्य प्रदेश का इको पर्यटन विकास बोर्ड है उसके साथ मिलकर के ये किया जाता है। प्रतिवर्ष आयोजित होता है। इसमें स्कूली छात्र जो होते हैं वहाँ पर जाते हैं, कुछ दिन बिताते हैं और एडवेंचर कैंप वगैरह इस पे आयोजित किए जाते हैं। पिछले दिनों हमने आपसे प्रश्न पूछा था, बाबर द्वारा चंदेरी पर जब आक्रमण किया गया तो वहाँ के राजपूत शासक कौन थे? तो ब्रजेश हैं, ये लगातार आंसर देते रहते हैं। तो इन्होंने बताया 1528 में आक्रमण हुआ था और वहाँ पर जो शासक थे मेदिन राय थे। बिल्कुल सही आंसर है और इनकी उपाधि राजपूत शासक थी। चंदेली बुंदेलखंड रियासत का भाग रहा है। तो साथ में पोर्टल है 745, इन्होंने भी मेदिनी राय इन्होंने आंसर दिया है। राणा सांगा की मदद करने की वजह से बाबर ने मेदिनी राय के ऊपर अटैक किया था। ठीक है, दोनों लोगों के उत्तर अच्छे रहे। बहुत आप लोग आंसर जरूर दिया करें जो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए भी होता है। और यहाँ पर जितने प्रश्न आते हैं सभी आयोग की किसी न किसी परीक्षा से आए हुए लिए जा रहे हैं। नए प्रश्न धीरे धीरे इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। प्रश्नों की हम संख्या भी बढ़ाएंगे आपसे। राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट करके देना है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, कब की गई थी और किस विभाग के द्वारा दिया जाता है? 3 बातें मोटी मोटी आप इसमें बता सकते हैं। यदि आप चाहें तो देवी अहिल्याबाई के बारे में भी आप बता सकते हैं। मुख्य परीक्षा के सिलेबस में जो देवी अहिल्याबाई हैं वो आ चुकी हैं आपके थिंकर्स में। ठीक है, ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। कैसा लगा? यदि आपको पसंद आता है तो शेयर करना नहीं भूलना है। यदि कोई इस पे आपको और सुधार की आवश्यकता है तो कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। पढ़ाई जोरों से करके रखिए क्योंकि समय कम है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।